आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू ट्रांसफर प्राइसिंग। सो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? अभी तक हमने सारे मेथड कवर कर लिए सेक्शन 92 सीखे कि कैसे ऑनलाइन प्राइस कैलकुलेट करते हैं, ये हमने अभी तक सीख लिया है, इजंट इट? अब तुम्हें क्या करनी है? सबकी प्रैक्टिस करनी है ओवर एंड ओवर, जब तक आपके दिमाग में कंसेप्ट एक एक मेथड अच्छे से समझ नहीं आ जाता, बैठ नहीं जाता दिमाग में, जब तक प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे सेक्शन 92C सबसेक्शन 2। तो पहले देखो सेक्शन 92C में क्या था, इसमें तो मेथड बता रखे थे कैसे ऑनलाइन प्राइस कैलकुलेट करना है। ओके, और अब क्या करेंगे? अब अगर मोर देन वन क्या दे रखा हो, ऑनलाइन प्राइस कैलकुलेट हो, तो उसमें कैसे ऑनलाइन प्राइस कैलकुलेट करेंगे? इट मीन्स जब एक से ज्यादा ALP हो, ऑनलाइन प्राइस कितने हो? एक से ज्यादा हो। ऐसी भी सिचुएशन अराइज हो सकती है जब एक से ज्यादा हो क्या ऑनलाइन प्राइस, तो उस केस में कैसे ऑनलाइन प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इससे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसको क्या बोलेंगे, किस सेक्शन में कवर किया है? इसको किया है सेक्शन 92C सबसेक्शन 2 में। ओके, तो सेक्शन 92C सबसेक्शन 2 के अंदर क्या है? मोर देन वन ऑनलाइन प्राइस। अगर एक से ज्यादा ऑनलाइन प्राइस है तो उसमें कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा ऑनलाइन प्राइस होगा? देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, तो देखो एग्जाम्पल क्या है? देखो एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ₹150 है। ओके, तो देखो ये एक्स लिमिटेड और ये है वाई लिमिटेड, ये दोनों क्या है? ये दोनों है एसोसिएट एंटरप्राइज, और इन्होंने कितने प्राइस में सेल किया है? 150 में। एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है? एक्चुअल ट्रांजेक्शन कितने में हुआ है? ₹150। ओके, वही सेम गुड्स अदर पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ए को सेल किया तो कितने में? 140 में, और बी को किया कितने में? 146 में, और सी को सेल किया कितने में? 180 में, और डी को सेल किया डी को सेल कर रहे हैं, ये बी, ये सी, ये डी को सेल किया कितने में? 156 में, और वही एक और है ई ले लेते हैं, ये दूसरी कंपनी है, इसको सेल कितने में किया? इसको किया 152 में। मतलब अब यहाँ से ये ऑनलाइन प्राइस इसमें दे रखे हैं, ये ऑनलाइन, अगर इसको सेल किया गया तो ए को, तो उसका ऑनलाइन प्राइस कितना निकल के आया, और बी को सेल किया तो उसमें ऑनलाइन प्राइस कितना निकल के आ रहा है? 140, और सी को सेल किया तो उसपे ऑनलाइन प्राइस कितना आ रहा है? ऑनलाइन प्राइस आ रहा है 180। वही अगर हम डी को सेल करते हैं तो ऑनलाइन प्राइस कितना आ रहा है? 156, और वही ई को सेल कर रहे हैं तो उसके ऑनलाइन प्राइस है 152। अब बताओ कैसे करोगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? अर्थमेटिक मीन का यूज करेंगे। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज निकालेंगे। ये अर्थमेटिक मीन तो 11-12 में तो किया है ना? तो क्या करेंगे? अर्थमेटिक मीन का यूज करेंगे। तो क्या करना है? इसका क्या करना है? इसका एवरेज लेना है। क्या करना है? इसका एवरेज निकालो, पहले एवरेज निकालो। तो एवरेज कितना आएगा? देखो 140 प्लस 146 प्लस 180 प्लस 156 प्लस 152। अब देखो एवरेज करो कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल के आएगा कितना है? 140 प्लस में 146 प्लस में 180 प्लस 156 प्लस 152 डिवाइड बाय 5, ये निकल के आ रहा है 154.8 एवरेज। ओके, और एक्चुअल कितना है? एक्चुअल है 150। अब ध्यान सुनना है, क्या अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस से क्या अप टू 3% है, एवरेज
कौन सा एवरेज प्राइस, एवरेज आर्म लेंथ प्राइस कितना निकल के आ रहा है, अप टू 3% का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, अप टू 3% डिफरेंस है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो एक्चुअल प्राइस है उसी को आर्म लेंथ प्राइस मानेंगे। ओके, तो क्या समझ में आया, फिर से ध्यान से, अगर एक्चुअल प्राइस और एवरेज आर्म लेंथ प्राइस दोनों के बीच का गैप कितना है, 3% तक है, अप टू 3% है, तो उस केस में जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस का मतलब 150, तो वही क्या मानेंगे, आर्म लेंथ प्राइस मानेंगे। ओके, और इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उस केस में कितना है, उस केस में 1% है। ओके, तो पहले उस बाद में जब थ्योरी कवर कराऊंगा उसे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कितना है देखो, अब क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि ये है 3%, ये 3% किसका लेंगे, किसका 3% लेंगे बताओ, ये 3% लेंगे एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस का। एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस कितना 150 है, इसका 3% करोगे तो कितना आएगा, इसका 150 इंटू में 3% करोगे 4.5। ओके, परसेंट नहीं 4.5 का आ रहा है इसमें। ओके, अब इट मीन्स जो इन दोनों के बीच का गैप है इससे इतना हो या इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो वहां पर जो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस निकल के आया है, तो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस ही क्या हो जाएगा, एक्चुअल वही आर्म लेंथ प्राइस कंसीडर करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों के बीच का गैप निकालो कितने का आ रहा है, इसमें से देखो तो कितना आ रहा है, देखो 154.8 माइनस में कितना है 150 इक्वल टू कितना आ रहा है 4.8 है, बट ये कितना निकल गया 3% 4.5। इट मीन्स क्या है यहाँ पर, इट मीन्स 4.8 ज्यादा है, तो ये मतलब 3% से ज्यादा आ रहा है यहाँ पर। कैसे निकालोगे, अब देखो 3% ज्यादा, 4.8 डिवाइड बाय कितना है, एक्चुअल प्राइस कितना है 150 और इंटू का तो 100 से, तो देखो कितना आ रही है 4.8 इंटू डिवाइड बाय 150 इंटू में 100, तो ये निकल के आ रहा है 3.2%, विच इज मोर देन 3%। तो अब क्या, अगर 3% से ज्यादा का गैप आ रहा है तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में जो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस है उसी को क्या कंसीडर करेंगे, आर्म लेंथ प्राइस। ओके, तो नोट क्या लिखना है यहाँ पर, नोट लिखना है अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अप टू 3% है, कि अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस का डिफरेंस एवरेज आर्म्स लेंथ प्राइस के 3% तक है, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस को ही आर्म्स लेंथ प्राइस कंसीडर करेंगे। ओके, तो क्या मतलब, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस और एवरेज आर्म लेंथ प्राइस के बीच का डिफरेंस 3% तक है और उससे कम है, अप टू है, तो हम जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसी को आर्म लेंथ प्राइस कंसीडर करेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या है, आगे क्या लिखना है, आगे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्या है देखो, अदरवाइज एवरेज आर्म लेंथ प्राइस को ही क्या मानेंगे, आर्म लेंथ प्राइस कंसीडर करेंगे।
ओके, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों के बीच का गैप एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस और एवरेज ऑमलेट प्राइस के बीच का गैप कितना है, 3% से ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो उस केस में क्या है, जो एवरेज ऑमलेट प्राइस है उसी को क्या मानेंगे, बताओ, ऑमलेट प्राइस कंसिडर करेंगे बस। ओके, वही देखो नॉर्मल कितना है, 3%। और बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन केस में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उस केस में कितना, 1%। एक्चुअल ट्रांजेक्शन और एवरेज ऑमलेट प्राइस का जो डिफरेंस है कितना होना चाहिए, 1%, अप टू 1% के जो गैप है, अप टू है, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस लेंथ क्या कंसिडर करेंगे, ऑमलेट प्राइस। किस केस की बात कर रहा हूं मैं, बताओ, मैन्युफैक्चरिंग की केस में। जब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें 1% का डिफरेंस देखेंगे, कितना देखेंगे, इसकी जगह कितना देखेंगे, ये है तो नॉर्मल के लिए है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें कितना 1% का डिफरेंस देखेंगे। अगर अप टू 1% है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस की क्या मानेंगे, ऑमलेट प्राइस, और अगर 1% से ज्यादा है तो एवरेज ऑमलेट प्राइस को क्या मानेंगे, बताओ, ऑमलेट प्राइस मानेंगे, ऑमलेट प्राइस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग केस में 1% देखेंगे और अदर के केस में 3%। ओके, तो ये था। अब इसमें देखो, अब इसकी थ्योरी भी कवर कराऊंगा, पहले इतना वीडियो पॉज करो, लिख लो जल्दी से। अभी तक क्या था, सिर्फ कंसेप्ट समझाया था, क्या करेंगे जब मोर देन 1 ऑमलेट प्राइस होगा। ओके, तो अब देखो इसकी थ्योरी क्या लिखा है इसमें, सेक्शन 92C सबसेक्शन 2 मोर देन 1 ऑमलेट प्राइस। तो देखो, इफ मोर देन 1 ऑमलेट प्राइस डिटरमाइंड एज पर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। और इसमें क्या, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है उसी के थ्रू अगर क्या एक से ज्यादा ऑमलेट प्राइस निकल के आ रहे हैं तो उस केस में क्या करेंगे, द एवरेज ऑफ सच प्राइस शैल बी ऑमलेट प्राइस। उसमें जो एवरेज है, पहले क्या करेंगे, उसका एवरेज, इट मीन एवरेज किसका, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, जो अभी मैंने किया था यहाँ पर, देखो एवरेज निकाला है, और उसके बाद क्या, ऑमलेट प्राइस, और उसका क्या लिखा, इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस एंड एएलपी इज अप टू 3%। कितना है, दोनों के बीच का जो मैंने गैप बताया था, किसके बीच का गैप, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस और किसका, एवरेज ऑमलेट प्राइस के बीच कितना, अप टू 3% है, और इन केस 1% इन केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग। देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, ये कौन सी होलसेल ट्रेडिंग है, सॉरी, इसकी जगह क्या कर लेना है, होलसेल ट्रेडिंग है। होलसेल में कोई अगर बिजनेस हो रहा है तो होलसेल ट्रेडिंग का, नॉट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग। इसे आप एक बार रेक्टिफाई कर लेना, सही कर लेना। ओके, सो क्या था, 3% है, और इन केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग कर रहे, होलसेल कर रहे ट्रेडिंग। ओके, होलसेल ट्रेडिंग में कितना 1% देखेंगे, और क्या लिखा है, ऑफ द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस देन सच डिफरेंस शैल बी इग्नोर्ड। और इसमें क्या करेंगे, अगर अप टू कितना 3% है, और इन केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग में 1% है, तो इस केस में जो भी डिफरेंस अराइज हो रहा है उसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस, देखो क्या लिखा, एंड एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस शैल बी ट्रीटेड एज ऑमलेट प्राइस। और वही बोले ना, तो इसमें क्या, जो डिफरेंस आ रहा है उसे इग्नोर कर दो, और जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है उसी को क्या कंसीडर करेंगे, ऑमलेट प्राइस कंसीडर करेंगे, ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये लिखा है अप टू 3%, और इन केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग तो 1% है। और क्या करेंगे इसमें, तो इसी में कंसीडर करेंगे जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस है उसी को कंसीडर करेंगे ऑमलेट प्राइस, बट उससे अप टू होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और क्या लिखा, इफ सच डिफरेंस इज मोर देन 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस देन एंटायर डिफरेंस शैल बी एडेड इन द इनकम ऑफ एसएससी। और क्या, और जो भी उससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है 3% से, तो उसकी जो भी इनकम एडिशनल इनकी जो भी उसे ऐड कर देंगे एसएससी की इनकम में। और क्या लिखा, होलसेल ट्रेडिंग मीन्स
और क्या लिखा, होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर होलसेल ट्रेडिंग मीन्स एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेडिंग इन गुड्स विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस नेमली। अब इसमें क्या लिखा, होलसेल ट्रेडिंग मीन्स क्या है, इसमें दो कंडीशन फुलफिल करनी है, तो उसे क्या कंसीडर करें कि होलसेल ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो देखो क्या फर्स्ट क्या है इसमें, देखो फर्स्ट है परचेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। जो परचेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड है उस कितना इज 80% और मोर ऑफ टोटल कॉस्ट परटेनिंग टू सच ट्रेडिंग एक्टिविटी। इट मीन्स देखो जो परचेज गुड्स ऑफ फिनिश गुड्स है उसका 80% या उससे ज्यादा की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट के 80% और मोर होना चाहिए फिनिश गुड्स का। ओके, तो क्या करेंगे, उससे होलसेल ट्रेडिंग कंसीडर करेंगे। और क्या लिखा है देखो, एवरेज मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ सच गुड्स इज 10% और लेस ऑफ सेल परटेनिंग टू सच ट्रेडिंग एक्टिविटी। इट मीन्स देखो मंथली जो एवरेज क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 10% या उससे लेस होना चाहिए जो सेल हो रही है मंथ की उसका। इट मीन्स क्या, देखो अप्रैल है, अप्रैल में सेल हुई है 10 लाख। ओके, तो 10 लाख इसका 10% क्या होना चाहिए, 10% या उससे कम क्लोज। ये अप्रैल की देखेंगे सेल, उससे या कितना 10% या उससे कम क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए। उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए, जो उस मंथ में सेल हुई है उसकी 10% अप टू 10% या उससे लेस होना चाहिए, मतलब लेस देन 10% होना चाहिए। ओके, मतलब 1 लाख चलेगा, इससे 1 लाख से ज्यादा हुआ तो वो होलसेल ट्रेडिंग कंसीडर नहीं करेंगे, उससे कम होना चाहिए 1 लाख, कितना 1 लाख से। ओके, तो ये था ये। सो अब क्या करना है तुम्हें, हो गया ना, एक बार रिवीजन कर लो। चाहे क्या रिवीजन, अगर मोर देन 1 क्या है आमलेट प्राइस निकल के आ रहा है तो उसमें क्या करना, पहले बताओ एवरेज निकालना है अर्थमेटिक मीन से। एवरेज निकालने के बाद क्या करना है, दोनों के बीच का गैप देखेंगे कब 3%, और इन केस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग है तो 1%। अगर अप टू 1% और 3% है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस की क्या मानेंगे, आमलेट प्राइस, और यहाँ पर जो भी डिफरेंस है उसे इग्नोर कर देंगे। और अगर मोर देन क्या है, मोर देन 3% और 1% है तो क्या करेंगे, तो जो एवरेज आमलेट प्राइस है उसी को हम आमलेट प्राइस कंसीडर करेंगे। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा सेक्शन कवर। और होलसेल ट्रेडिंग का मतलब पता चल गया कि जो उसकी जो परचेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट 80% और उससे मोर होनी चाहिए जो टोटल कॉस्ट है। और क्या दूसरी कंडीशन क्या है, से क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, 10% लेस, 10% क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, 10% और लेस किसका, उस मंथ का, सच मंथ का 10% और लेस होना चाहिए जो सेल्स हो रही है ना सच मंथ की। सच मंथ मीन एक पर्टिकुलर मंथ की जो सेल हुई है उसका 10% क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए और उससे कम होना चाहिए, बस दैट्स इट। सो ये सेक्शन भी कवर हो गया। अब इसके बाद क्या है, सेक्शन है 92C सबसेक्शन 3। अब इसमें देखो क्या है, ये तो लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 92C सबसेक्शन 3। और इसमें देखो क्या लिखा है, सेक्शन 92C सबसेक्शन 3। इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस बाय असेसिंग ऑफिसर। अब इसमें आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन असेसिंग ऑफिसर के थ्रू कब डिटरमाइन किया जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस कब निकाला जाएगा, कब कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, देखो इसकी कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है एसएससी तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा। ओके, देखो क्या क्या कितनी कंडीशन है, देयर आर 4 कंडीशन। क्या लिखा, सेक्शन 92C सबसेक्शन 3 डिटरमिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस बाय असेसिंग ऑफिसर।
इन द फॉलोइंग केसेस आर्म लेंथ प्राइस शैल बी कंप्यूटेड बाय असेसिंग ऑफिसर। वो फॉलोइंग केसेस कौन कौन से देखो। फर्स्ट, एसएससी फेल्ड टू कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस एज पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। अब क्या एसएससी फेल कर जाता है कि उसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से कैलकुलेट करना चाहिए था आर्म लेंथ प्राइस, बट उसने क्या कोई और मेथड यूज कर लिया। ओके, तो उस केस में क्या है, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा। अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड से क्या आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट नहीं किया, इट मींस आपको कप मेथड लगाना था लेकिन आपने कॉस्ट प्लस मेथड लगा दिया, तो यहाँ पर क्या है, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, तुम्हारा दोबारा आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा। ओके, और उसके बाद करेगा डाटा यूज फॉर कंप्यूटिंग आर्म लेंथ प्राइस इज नॉट रिलायबल और नॉट करेक्ट। और जो डाटा यूज कर रहे हैं किसके लिए, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, वो नॉट रिलायबल भी नहीं है और वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है मतलब वो करेक्ट नहीं है। तो इस केस में भी क्या है, आर्म लेंथ प्राइस किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा, असेसिंग ऑफिसर के थ्रू। इट मींस कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपने हाइड कर रखी है, वो आपने दी नहीं प्रॉपर, और क्या है, डाटा कुछ हाइड कर लिया है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आर्म लेंथ प्राइस को निकालेगा, असेसिंग ऑफिसर कैलकुलेट करेगा। और उसके बाद करेगा थर्ड पॉइंट में डॉक्यूमेंट्स आर नॉट मेंटेन बाय एसएससी एज पर सेक्शन 92D। अब एक्स पर जो सेक्शन 92D है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं किए, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा। जो 92D में है वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके, तो अगर 92D में जो दे रखा है कि इसका ऐसे डाटा मेंटेन करना है, तो वो भी आपने फॉलो नहीं किया, वो प्रोसीजर भी फॉलो नहीं किया डाटा मेंटेन करने के लिए, तो आपको क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर ही तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस इसमें भी कैलकुलेट करेगा। ओके, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, एसएससी फेल्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92D। अब क्या है, ये सेक्शन जो ये लास्ट वाला पॉइंट है वो भी थर्ड से रिलेटेड है। मतलब आपने क्या किया, आपने एसएससी मीन्स आप फेल कर जाते हो कि क्या फर्निश डॉक्यूमेंट और क्या मेंटेन, जो आपने मेंटेन किया डॉक्यूमेंट वो कर क्या करना, आपने फेल कर दिया, मतलब फर्निश किए नहीं टाइम पर जो रिक्वायर्ड थे किसमें, सेक्शन 92D में। वो जो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर मेंशन कर रखे हैं वो आपने क्या कर दिया, फेल कर गए। मतलब आपने वहां पर जो जमा कराने थे, देने थे, और वो आपने दे नहीं पाए टाइम पर, तो यहाँ पर भी असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा। ओके, तो क्या लिखा, प्रोवाइडेड दैट एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड शैल बी गिवन बाय असेसिंग ऑफिसर टू द एसएससी। अब इसमें क्या देखो, असेसिंग ऑफिसर पहले क्या देगा, बीइंग हर्ड देगा। ऐसा क्यों किया, क्या रीजन है, ये तुम्हें फिर बताना पड़ेगा। अगर उसे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगता है वो रीजन जो आपने दिया है, तो क्या कर सकता है उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो आर्म लेंथ प्राइस शायद कैलकुलेट भी ना करे, बट बीइंग हर्ड देना पड़ेगा आपको, रीजनेबल होना चाहिए, नहीं कुछ भी आपने बता दिया। तो क्या क्या कंडीशन थी, पहला था अगर फेल कर जाता है, क्या कैसे, अगर आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करते हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस, और उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज ही नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में भी असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा। दूसरा क्या था, डाटा यूज कंप्यूटिंग आर्म लेंथ प्राइस, क्या वो रिलायबल ही नहीं है और क्या इनकरेक्ट है, तो उस केस में भी आर्म लेंथ प्राइस कौन निकालेगा, बताओ, असेसिंग ऑफिसर। और क्या थर्ड में क्या है, तो आपने डाटा मेंटेन ही नहीं किया एज पर सेक्शन 92D, जो जैसे मेंटेन करना चाहिए था प्रॉपर वैसे आपने मेंटेन किया ही नहीं है, तो इस केस में भी असेसिंग ऑफिसर आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेगा। ओके, और फोर्थ क्या है, आपने शायद डाटा मेंटेन किया होगा मे बी एज पर सेक्शन 92D, बट आपने उससे क्या किया, आपने फिल नहीं किया, आपने जो क्या करके फेल करके इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फर्निश करने से आपको करना था, बट आप फर्निश कर ही नहीं पाए विद इन टाइम, तो क्या हो जाएगा, इस केस में भी आर्म लेंथ प्राइस को निकालेगा असेसिंग ऑफिसर, बट बिफोर गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, सो ये था 92D। 92C सेक्शन 3 था। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस बाय असेसिंग ऑफिसर। अब इसके बाद क्या है, देखो एक सेकेंड, नाउ
अब देखो सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 में क्या है, इस इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर सेक्शन 92C सबसेक्शन 3 में अगर आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर कैलकुलेट करता है तो डिटरमाइन करता है, तो उस केस में तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो किसमें मेंशन है, सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है इसमें, इफेक्ट ऑफ आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय एओ असेसिंग ऑफिसर। देखो क्या है, सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 में क्या है, इफेक्ट ऑफ ALP आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइंड बाय असेसिंग ऑफिसर। अगर असेसिंग ऑफिसर के थ्रू आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट किया जाता तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। ओके, इसमें क्या है, इसमें आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर कैलकुलेट करेगा, उसका इसमें क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखना है। देखो क्या लिखा है, इफ आर्म लेंथ प्राइस इज कंप्यूटेड बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सब सेक्शन 3 देन, सब सेक्शन 3 का मतलब इसकी बात कर रहा है। ओके, और क्या लिखा, एक पॉइंट में देखो क्या लिखा, इफ इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज इज इंक्रीज बाय असेसिंग ऑफिसर द इनकम ऑफ अदर एसोसिएट एंटरप्राइज शैल नॉट बी चेंज। इसका मतलब क्या है, अगर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एक एंटरप्राइज की इनकम इंक्रीज होती है तो उसमें दूसरे एंटरप्राइज की इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी जो इनकम होगी वही रहेगी। इसके लिए एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल ये है ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड, ये फॉरेन कंपनी है। ओके, और ये दोनों क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने सेल किया कितने का, 200 करोड़ का। ठीक है, सेल किया है तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो सेल किया तो इन्होंने क्या किया, बाय किया है, तो बाय किया तो 2 परचेज से यहाँ पर कितने में दिख रहा होगा, 200 करोड़ से। और इसमें देखो, और इसमें सेल साइड में कितना दिख रहा होगा, 200 करोड़। ओके, बट जब आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट किया गया किसके द्वारा, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा, तो उसमें कितनी, इसकी जो परचेज प्राइस है, परचेज कितनी कम हो गई। अब यहां से देखो, आफ्टर डिटर्मिनेशन ALP बाय असेसिंग ऑफिसर, तो इस केस में देखो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा, टू परचेज। आप यहाँ परचेज कितने की दी गई, 150 की। ठीक है, बट यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा है, यहाँ पर 200 करोड़ ही सेल्स रहेगी। मतलब परचेज यहाँ पर ज्यादा से दिखा दिया, पहले ज्यादा से दिखा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, जब परचेज ज्यादा से दिखा दिया तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट कम होगा, और ग्रोस प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो हम पर टैक्स कम देना पड़ेगा। तो वही क्या किया, आर्म लेंथ प्राइस फिर असेसिंग ऑफिसर ने जब कैलकुलेट किया तो उसमें कितनी परचेज निकल के आ रही, 150 करोड़ की। ओके, 150 करोड़ की आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकम इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब उस जरिए क्या, दूसरी जो उसके एसोसिएट एंटरप्राइज है उसके जो भी इनकम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बता रखा है यहाँ पर। तो ये लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है देखो, फिर से दोबारा पढ़ो, इफ इनकम ऑफ वन एंटरप्राइज इज इंक्रीज बाय असेसिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर देखो इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितने से, तो देखो ये परचेज का मतलब एक्सपेंस है, तो यहाँ पर कितने से 50 करोड़ से इंक्रीज हो रही है। ओके, असेसिंग ऑफिसर द इनकम ऑफ अदर एसोसिएट एंटरप्राइज शैल नॉट बी चेंज अनअफेक्टेड, तो इसकी जो अदर एंटरप्राइज है उसकी, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी जो सेल 200 करोड़ से उसी से रिफ्लेक्ट होगी, वहां पर उसी से उसे दिखाना पड़ेगा 200 करोड़ से ही। ओके, और इसकी जो क्या है, एक्सपेंस कम हो गया तो इनकम कितने से इंक्रीज हो रही, 50 करोड़ से, 50 करोड़ से इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ये बोला है। ओके, तो पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया ना। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा, इफ इनकम ऑफ वन एसोसिएट एंटरप्राइज इज इंक्रीज बाय एसोसिएट के असेसिंग ऑफिसर, देन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और सेक्शन 10AA शैल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट इंक्रीज पार्ट ऑफ इट्स इनकम।
तो दूसरा तो सिंपल है, और ये मैंने बता भी रखा है कि क्या है, अगर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इनकम इंक्रीज होती है तो उस पर कोई डिडक्शन नहीं अप्लीकेबल होगी। सेक्शन किसकी, चैप्टर 6A की और 10AA की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जितनी इनकम है उसी पर सीधा डायरेक्ट टैक्स दो, और इससे पेनल्टी लगेगी वो अलग से, टैक्स चोरी करने के चक्कर उसमें। ओके, पेनल्टी सब डिस्कस होंगे इसमें। सो इसमें क्या था, तो फर्स्ट पॉइंट था अगर इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इंक्रीज की जाती है, तो उस केस में अदर जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसकी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसी पे इफेक्ट पड़ेगा जिस पर असेसिंग ऑफिसर ने इनकम इंक्रीज की है। ओके, और दूसरा क्या था, दूसरा है इसमें क्या कि कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी उस इनकम पर जिस पर क्या है बताओ, जिस पर इनकम इंक्रीज की गई है, जितनी इनकम किसके थ्रू, असेसिंग ऑफिसर के थ्रू, ना तो चैप्टर 6A की और ना ही 10AA की कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी इस पर, कोई कुछ थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकता है एसएससी। ओके, तो ये था सेक्शन कितने कवर करा दिए मैंने आज, 3, सेक्शन 92C सबसेक्शन 2, सेक्शन 92C सबसेक्शन 3, और उसके बाद क्या है सेक्शन 92 सेक्शन 92 सबसेक्शन 4, सेक्शन 92C सबसेक्शन 4। तो अब ये था आज के लिए, इतने रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में और प्रोसीड करेंगे। अभी थ्योरी है, इसे क्या करना है, ये आनी चाहिए आपको, इसमें आपके 1-2 नंबर के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। लाइक जैसे फर्स्ट 92C सबसेक्शन 2 में क्या था, जब मोर देन 1 ऑनलाइन प्राइस हो तो उसमें क्या कितना डिफरेंस देखना है, 3% और 1%। 3% किस केस में बताओ जल्दी से, अदर्स के केस में कितना, होलसेल के केस में 1% और अदर के केस में कितना 3% देखना है। अप टू 3% और 1% है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस ही क्या मानेंगे, कंसिडर करेंगे ऑनलाइन प्राइस। और बताओ अगर ज्यादा है तो उसमें जो एवरेज ऑनलाइन प्राइस निकल के आया उसी को क्या मानेंगे, एक्चुअल, उसी को मानेंगे ऑनलाइन प्राइस। ओके, और सेक्शन 92C सबसेक्शन 3 में क्या है, अगर डिटर्मिनेशन किया जाता है ऑनलाइन प्राइस किसके थ्रू, असेसिंग ऑफिसर के थ्रू, उसमें 4 कंडीशन थी। और उसके बाद सेक्शन 92C सबसेक्शन 4, इसमें क्या है, इसमें अगर 92C सबसेक्शन 3 में कोई भी ऑनलाइन प्राइस किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, असेसिंग ऑफिसर के थ्रू, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो किस में दे रखा है, सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 में। तो पहला क्या है कि इनकम इंक्रीज अगर होती है किसके, असेसिंग ऑफिसर के थ्रू, तो उसके जो अदर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है उसको क्या कर देंगे, उसको इनकम बिल्कुल अनइफेक्ट होगी, उस पर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जिस पर असेसिंग ऑफिसर ने इनकम इंक्रीज की है वही इफेक्ट होगा और कुछ नहीं होगा उसमें। और सेकंड में क्या था, कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी उसे चैप्टर 6A की और सेक्शन 10AA की भी। ओके, so I think it is enough for today. In next class we will continue ट्रांसफर प्राइसिंग। अब हम क्या करेंगे, इसमें थ्योरी है, पहले थ्योरी डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से करेंगे क्योंकि इसमें थ्योरी भी आती है, ये ध्यान रखना है। 30 नंबर क्या है, 30 नंबर का मतलब पता, 15 से 20 नंबर की समझ लो ट्रांसफर प्राइसिंग से ही आएगा, और रेस्ट ऑफ अदर से भी आएगा पूछेगा तो। 15 से 20 सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग कवर करता है, ये ध्यान रखना है। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू transfer pricing. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.